वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स डालती हूँ, क्लास 11th एंड 12th। अभी के लिए हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स शुरू किया था और आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, क्योंकि आज ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगी इन वन शॉट, मतलब जितना बचा है हमारा। तो मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन बता दिया था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग बता दी थी। सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। फिर मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स ओवर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उस एंडोस्पर्म से ही मिलेगा। तो अगर हम उसका न्यूट्रिशन ही पहले नहीं बनाएंगे तो फिर वो एम्ब्रियो डेवलप कैसे होगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म बनना बहुत ज़रूरी है फॉर नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पेज नंबर 18 से मैं रीड करना शुरू कर रही हूँ। Endosperm develop precedes embryo development. The primary endosperm cell divides repeatedly and form a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserved food material and are used for nutrition of the developing embryo. फिर हमें ये बताया हुआ है कि आपका ना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसके अंदर बहुत सारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं। दे अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दे अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो जो सेल वॉल जिनमें नहीं होगी, जो फ्री होंगे, उनको हम कहेंगे, जो हमारा कोकोनट वाटर होता है ना, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं, उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जिनमें सेल वॉल हो जाएगी, जिन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, वो हमारे कोकोनट का वाइट कर्नल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको पढ़ाती हूँ। The PEN primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm, and subsequently cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free endosperm formed before cellularization varies greatly. तो इसमें कोकोनट का एग्जाम्पल बताया है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, जो कोकोनट का वाटर होता है, उसका पानी होता है, वो फ्री एंडोस्पर्म होता है। फ्री एंडोस्पर्म, उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel, जो उसका white kernel होता है जिसको हम खाते हैं, वो आपका cellular endosperm होता है, मतलब वो सेल वॉल से कवर्ड होता है, सेल वॉल उसमें सराउंडेड होती है। फिर आपके एंडोस्पर्म दो तरीके के होते हैं, एक तो नॉन एल्ब्यूमिनस, एक एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब कि जिसमें एंडोस्पर्म रेजिडुअल नहीं है, एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, जो डाइकॉट प्लांट्स में कंप्लीटली कंज्यूम होता है। डाइकॉट में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? पी है इसका एग्जाम्पल, ग्राउंडनट है, बीन्स है, ठीक है। ये हो गया डाइकॉट में, जिसमें आपका एंडोस्पर्म पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन आपका मोनोकॉट में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। थोड़ा सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। इसका एग्जांपल कैस्टर, कोकोनट, जिसमें ये
लिखा है एंडोस्पर्म में इधर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, पी ग्राउंडनट बीन्स या बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में प्रसिस्ट इन द मैच्योर सीड जैसे कैस्टर कोकोनट। इतना समझ आ गया। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो क्या है? एक बच्चा, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बनने वाला है हमारा प्लांट का। तो हम एम्ब्रियो की बात करें। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपका माइक्रोपाइलर एंड से शुरू होता है, ये तो आई होप आप सबको पता ही होगा। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। है ना, इसमें यही बोला है कि बहुत सारे जाइगोट तभी डिवाइड करते हैं जब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? अब आप मेरे को एक कमेंट में बताओगे, जिसका रीज़न मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया है ना। तो इसका आंसर आप बताओगे कि एंडोस्पर्म जो है बन जाता है और जाइगोट तभी डिवाइड करता है जब एंडोस्पर्म बन जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है। फिर दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एस्योर्ड न्यूट्रिशन फॉर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो थ्रू द सीड डिफर ग्रेटली। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी, जो अर्ली स्टेज होता है ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, दोनों में सेम होता है। ठीक है, मतलब जाइगोट बनेगा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मतलब ये मोनोकॉट हो या चाहे डाइकॉट हो, ये चीज़ें तो सब में ही होनी है ना। तो ये इसमें बताया। फिर इसमें लिखा है टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। जो एक डाइकॉट एम्ब्रियो होता है ना, उसकी शक्ल मैं बताती हूँ कैसी होती है। एक डाइकॉट एम्ब्रियो लाइक ऐसा होता है, उसमें ना 2 कॉटलिडन होते हैं, ये थोड़ा नीचे ज़्यादा डीप होता है ऐसे। ऐसे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस इसको ऐसे कट कर रही होती है, ये कॉटलिडन्स हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन, इसको कहते हैं एपिकोटाइल, और नीचे का लोअर पार्ट को कहते हैं हाइपोकोटाइल। ठीक है, इसको हम भी पढ़ेंगे भी। फिर एपिक्यूटाइल फर्दर डेवलप होता है इनटू प्लूम्यूल। प्लूम्यूल मतलब जिसमें हमारा शूट बनता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स इसमें ही बनते हैं। और हाइपोकोटाइल मैच्योर होता है, ये फर्दर डेवलप इनटू रेडिकल। रेडिकल आपको पता ही होगा, रूट सिस्टम, रेडिकल। ठीक है, और इसमें कॉलियोप्टाइल की अनडिफरेंशिएटेड लेयरिंग होती है, और इसमें कॉलियोराइजा की होती है, ये भी आपको पता होगा। अब हम बताते हैं। अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटलिडन। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन इज नोन एज एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स इनटू प्लूम्यूल, जो प्लूम्यूल बनाती है। तभी तो एक पौधा का शूट सिस्टम बनेगा। And the cylindrical portion below the level of cotyledon is called hypocotyle that terminates and its lower end is called radicle, उसको हम radicle कहते हैं। ठीक है, फिर रेडिकल की जो रूट टिप होती है वो कवर्ड होती है रूट कैप से। ये हमारा मॉर्फोलॉजी बता रहा है। जो हमारे जैसे ये ग्राउंड ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड में यहाँ पे रूट्स होती हैं और इधर आपका शूट सिस्टम बनता है, जैसे इसमें फ्लावर बनता है, लीव्स बनती हैं। तो इसमें बता रहा है कि जो रूट होंगी उसमें रूट कैप भी लगा होगा, जो उनको प्रोटेक्शन में मदद करता है, क्योंकि रूट का जो सबसे कोने वाला पार्ट होगा वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होगा, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है टेम्परेचर से, हर चीज़ से। तो इसलिए वहाँ पे एक रूट कैप लगी होती है। फिर इसमें बोला है एम्ब्रियो जो मोनोकॉट्स का होता है उसमें एक ही कॉटलिडन होती है, जिसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट पोजेस ओनली 1 कॉटलिडन। इन द ग्रास फैमिली द कॉटलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम एंड दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके भी लोअर एंड पे एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ रेडिकल जो इंक्लोज होता है एक अनडिफरेंशिएट सीट में, कॉलियोराइजा में। एंड इन द सेम वे जो इसका अपर पार्ट होता है वो प्लूम्यूल डेवलपमेंट करता है इन अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉलियोप्टाइल। ठीक है, तो हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक, और इसके डायग्राम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट के डायग्राम भी गिवन है आपके बुक में ही। वेट फॉर मिनट, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइकॉट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉटलिडन्स, और यहाँ से एम्ब्रियोनल एक्सिस कट करती है, ऊपर का पार्ट प्लूम्यूल होता है, नीचे का रेडिकल होता है। इन द सेम वे यहाँ पे आपका इसका भी गिवन है।
इन द सेम वे मोनोकॉट का भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉटलेडन विच इज नोन एज क्यूटेलम, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब अगला है हमारा टॉपिक है सीड। सीड पता ही होगा, बीज जिसको कहते हैं। तो सीड फॉर्मेशन आपकी ओव्यूल से होती है और फ्रूट आपका ओवरी से डेवलप होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये आपको पता होना चाहिए। और हमेशा जो सीड होते हैं वो फ्रूट के अंदर ही होते हैं, है ना। जो आप सेब है, एक सेब को काटते हो, उस सेब के अंदर से छोटे छोटे बीज निकलते हैं ब्लैक कलर के, देखे होंगे। जैसे वाटरमेलन है, उसमें अंदर सीड होते हैं। जैसे मैंगो है, उसके अंदर सीड होते हैं। तो सबके अंदर सीड होते हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपीकार्प, ये सब पता होगा। इन तीनों को मिला के हम पेरिकार्प कहते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो सीड जनरली अब हम बता रहे हैं कि अब मैच्योर हो रहा है प्लांट, पूरा एक फ्रूट बन रहा है, तो अब कैसे बनेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू। बीच में वीडियो रुक गया था। अब हम बात कर रहे हैं हम आपके सीड की, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सीड आपके फ्रूट के अंदर होता है। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, है ना। आप शुरू करते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहलाता है, ठीक है। सीड आर फ्रॉम इनसाइड फ्रूट्स, ठीक है। आपका ना ऐसे होता है, सीड में 2 कॉटलिडन होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और यहीं पे एक सीड कोट होता है, ठीक है। सीड आर फ्रॉम इनसाइड फ्रूट। सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, cotyledon and embryonal axis, and the cotyledon of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserve। तो जो cotyledon होते हैं ना, ये बड़े swollen होते हैं, thick होते हैं, क्योंकि हम इनमें अपने फूड के रिजर्व स्टोर करते हैं। मतलब प्लांट्स अपने फूड के रिजर्व स्टोर करते हैं ताकि फूड मतलब न्यूट्रिशन ले पाए हर एक सीड उसमें से। फिर उसके बाद है मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस पता ही है, जिसमें कोई भी एंडोस्पर्म का रेजिड्यू नहीं बचता, ठीक है। नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम। जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता, विच इज़ डाइकॉट, पी ग्राउंडनट बीन्स। एंड एल्ब्यूमिनस कंज्यूम ड्यूरिंग albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely used। जो albuminous होते हैं उनमें थोड़ा endosperm बचता है as it is not completely consumed as like castor, maize, barley, ठीक है। cashew नहीं, wheat, maize, barley, castor इसमें एग्जाम्पल्स हैं, आप वही याद करना। फिर है कुछ में ना remains of nucellus बच जाते हैं which is beet and black pepper, वो याद रखना। फिर उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। फिर है जब सीड मैच्योर हो रहा होता है ना, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और सीड बिकम ड्राई। उसका मेटाबॉलिक रेट भी इनकम्प्लीट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, लोअर हो जाता है। उसको इनएक्टिविटी कहते हैं, उस स्टेज को डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल रिमेन एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एज द सीड मैच्योर, water content is reduced and seed becomes dry. The general metabolic activity embryo slows down। तो जनरल मेटाबॉलिक रेट भी स्लो डाउन हो जाता है और वो एम्ब्रियो एक डोरमेंसी की स्टेट में एंटर हो जाता है, ठीक है। फिर एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प बन जाता है क्योंकि उसमें एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों को मिला के इसको पेरिकार्प कहा जाता है। फिर हमें ये बताया हुआ है कुछ फ्रूट फॉर्मेशन ना ओवरी से नहीं होते, थैलमस से होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, एप्पल, द थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी सब में ओवरी से ही डेवलपमेंट होती है। तो जिसमें थैलमस से होती है वो हमारे फॉल्स फ्रूट होते हैं और जिनमें ओवरी से ही होती है उनको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है।
वैसे तो फ्रूट हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं विच आर फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन, विच आर नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसमें आपका एग्जांपल बनाना आता है, ठीक है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद ये चैप्टर सीड टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म है। फिर कुछ कुछ मेन पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि आर्कटिक टुंड्रा 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी में था, इनएक्टिव स्टेट में था। डेड पाम 2,000 ईयर्स में था। फिर ऑर्किड फ्रूट है जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ सीड होते हैं, बड़े टाइनी टाइनी सीड्स होते हैं। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस होता है कि सीड हमारा फॉर्म हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो अभी हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ा, इसमें लिखा था फ्रूट्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन इसमें एपोमिक्सिस होता है to produce seed without fertilization, means it is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, ठीक है। इसमें आपका एस्टरेसी ग्रासेस आते हैं एग्जाम्पल, एंड यही इसमें एपोमिक्सिस में बताया है कि सीड आपका फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है, तो इट इज़ नोन एज एपोमिक्सिस। फिर पॉलीएम्ब्रियोनी की बात आती है कि पॉलीएम्ब्रियोनी मीन्स अ सिंगल लाइक जो आपका एम्ब्रियोज हैं बहुत सारे बन गए, उसको कहते हैं पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी एम्ब्रियोज, बहुत सारे एम्ब्रियोज, ठीक है। तो इसमें हम यही बोलते हैं कि जो आपका न्यू सेलस, हमने बात करी थी ना न्यू सेलस सेल की ओव्यूल के अंदर जो होता है, तो न्यू सेलस सेल के ऊपर जो एम्ब्रियो होता है, न्यू सेलस सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक, वो प्रोट्यूड कर देते हैं इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। तो इसमें लिखा है न्यू सेलस सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज। तो न्यू सेलस सेल के ऊपर जितने भी एम्ब्रियोज होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं, दे प्रोट्यूड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्यूड करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो ये था एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। लेकिन इसमें ये भी चीज़ है, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन, बोर्ड में भी क्वेश्चन ये आता है कि एपोमिक्सिस क्यों बेनिफिशियल है। नॉर्मल अगर हम नॉर्मल कोई प्लांट ग्रो करें, मतलब सीड, कोई नॉर्मल सीड लें और कोई एपोमिक्सिस वाला लें, तो दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लिखवाना चाहूँगी, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं लिखवाना चाहूँगी इसमें कि हमारे जो एपोमिक्सिस होता है, ठीक है, जो एपोमिक्स होता है इसमें हमारे कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं होते, ये हमारे स्टोरेज में भी हेल्प करता है और ये चीप भी है। मतलब अगर आप एपोमिक्सिस वाला सीड लोगे तो उसमें कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, ये स्टोरेज में हेल्प करेगा, कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होंगे, चीप भी है, तो फार्मर को बार बार सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें यही लिखा है, production of hybrid seed is costly and the cost of hybrid seed become too expensive for the farmer. If these hybrids are made into apomixes, so there is no segregation of characters in the hybrid, then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop after year and he does not have to buy हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। उसको बार बार बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर उसने एपोमिक्सिस सीड लिए हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं करते, वो स्टोरेज में हेल्प करते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे फार्मर के लिए, तो इसलिए। सो दैट्स ऑल, यही इस चैप्टर था। इस चैप्टर का एंड हो गया है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर 1 की सीरीज़ अच्छी लगी हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड आई होप आप ऐसे ही बने रहेंगे इस चैनल पे, और इस चैनल पे नया चैप्टर भी ज़रूर जल्दी ही मैं लाऊंगी। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं
लाइन वाइज चैप्टर करूँ, बट क्या पता मैं चेंज करके करूँ। लाइक एक हमने रिप्रोडक्शन फ्लावर्स पढ़ लिया, अब हम एक जेनेटिक पढ़ लें या कोई और पढ़ लें। दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिन्होंने इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखना। जो बच्चे स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स पढ़कर आएंगे उनको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।